नमस्कार। पंडित कमलापत त्रिपाठी फाउंडेशन के द्वारा नियोजित पंडित कमलापत त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला के चौथे चरण में आज उसके चौथे सोपान पर चौथे दिन आप सब महानुभावों का जो इस वेब समागम में जुड़े हुए हैं, पंडित कमलापत त्रिपाठी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर श्रवण के लिए आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे आज के जो वक्तागण हैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी, प्रोफेसर राम पूजन पांडे जी और श्री विजय कृष्ण जी। सबसे पहले हमारे बीच व्याख्यान की प्रस्तुति करेंगे प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी। पंडित कमलापत त्रिपाठी एक गांधीवादी चिंतक थे। गांधीवादी चिंतन की काशी विद्यापीठ की अपनी खास परंपरा रही है। काशी विद्यापीठ के वो स्नातक थे, वहाँ विद्यार्थी थे, वहाँ पत्रकारिता का शिक्षण भी उन्होंने कल राम मोहन पाठक जी जिक्र कर रहे थे शुरू किया था। और काशी विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है जिसकी संस्थापना और किसी के नहीं बल्कि स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर कमलों से हुई थी। काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेंद्र देव जी ने और दूसरे मनीषियों ने समाजवाद की भी वैचारिक यात्रा की थी, जहां आचार्य नरेंद्र देव ने बुद्ध दर्शन से समाजवाद तक की, या संपूर्णानंद जी ने वेदांत दर्शन से समाजवाद तक की यात्रा की थी। वहीं पंडित कमलापत त्रिपाठी जो काशी विद्यापीठ की परंपरा के विद्वान थे, उनके लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने गांधीवाद से समाजवाद की यात्रा की। गांधीवाद उनकी निष्ठा का, सैद्धांतिक निष्ठा का केंद्र बिंदु था। उनमें समन्वय का भाव था। उसने अपने युग के सभी चिंतकों और सभी विभूतियों के साथ वो समन्वय और तादाद भाव उनके में दिखाई देता है। लेकिन उनकी जहनियत के बुनियाद में कोई था तो वो गांधी थे। और आज हमारे बीच उसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, जहां गांधी अध्ययन पीठ जो गांधी जी के 125वें वर्ष में संस्थापित हुआ था, मोतीलाल वोरा जी के आशीर्वाद से, उस गांधी अध्ययन केंद्र के, गांधी अध्ययन पीठ के जो संस्थापक निदेशक प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी, जो देश भर में एक गांधीवादी अध्येता के रूप में जाने जाते हैं, इसी वर्ष सेवानिवृत्त हुए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की सेवाओं से। मूलतः वो समाज विज्ञानी है, लेकिन उनकी पहचान देश भर में एक गांधीवादी अध्येता के रूप में है। और वो भारतीय गांधी अध्ययन समिति के महामंत्री भी रहे हैं, उसके उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो पंडित कमलापत त्रिपाठी के व्यक्तित्व पर और उनके गांधीवादी स्वरूप पर एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक राजनेता के रूप में प्रकाश डालने का कष्ट करें अपने व्याख्यान के द्वारा। प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी। धन्यवाद प्रोफेसर सतीश कुमार जी। सर्वप्रथम हम पंडित कमलापत त्रिपाठी फाउंडेशन से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी की महानतम जो राजनीतिक विभूति, आध्यात्मिक विभूति पंडित कमलापत त्रिपाठी रहे हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए जो ये व्याख्यान श्रृंखला का आरंभ किया है, उसके लिए हम हृदय से पंडित कमलापत त्रिपाठी फाउंडेशन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे मनीषी की गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिन्होंने गांधी को आत्मसात कर, गांधी के जीवन शैली को अपनाकर उनके मार्ग पर चल करके राष्ट्र और समाज की बहुत बड़ी सेवा की है। उसका पुण्य लाभ मुझे मिलेगा। मैं पंडित कमलापत त्रिपाठी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक संक्षेप में प्रकाश डालना चाहता हूं। पंडित जी कैसे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। हम सब जानते हैं भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, राजनैतिक चेतना और हिंदी भाषा की चेतना का केंद्र है काशी। और चारों के समन्वित स्वरूप अगर दिखाई पड़ते हैं तो काशी में हमें पंडित कमलापत त्रिपाठी जी दिखाई पड़ते हैं। वो भारतीय संस्कृत के संवाहक हैं, वो भाषा साहित्य विशेषकर हिंदी साहित्य के पुरोधा हैं, उसके सेवक रहे हैं। लगातार 20 वर्षों तक पत्रकार के रूप में अपनी सेवा दी है उन्होंने। आज अखबार में और संसार में उसकी भी सेवा की उन्होंने। और इतने नहीं, राजनीतिक चेतना के रूप में लगातार 1937 से लेकर के जीवन के अंतिम काल तक देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका को सम्यक उनका निर्वहन किया उन्होंने है। तो राजनीतिक चेतना के भी एक बड़ी पुरोधा है। बहुत कम अल्पायु में गांधी के संपर्क में आए। एक मैं संस्कृत के श्लोक से अपनी बात आरंभ करता हूं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजका तत्र दुर्लभा। ऐसा वो कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र बनने की शक्ति न हो। ओम कहते हैं तो एक अद्भुत शक्ति है। अमंत्रम अक्षर नास्ति मूलम अनौषधम, दुनिया का कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें औषधि गुण न हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, एवरी इंडिविजुअल हैज पोटेंशियल टू बिकम द विनर, हर व्यक्ति में विजेता बनने की अद्भुत क्षमता है। योजका तत्र दुर्लभा, जो योजना बनाकर चलते हैं वो सफल होते हैं। यह जो संस्कृत का श्लोक है पंडित कमलापत त्रिपाठी पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। उन्होंने अपनी योजना बनाई, बचपन से उन्हें क्या करना है और उस पर दृढ़ निश्चय के साथ चल पड़े, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये से थे पंडित कमलापत त्रिपाठी जी, काशी के मनीषी, काशी के ऋषि। मित्रों, पंडित जी ने कुछ पुस्तक लिखी है गांधी पर। उनकी 3 पुस्तकें बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन मैं एक को पढ़ पाया हूं पूरी तरह से, बापू और मानवतावाद। उस पुस्तक में पंडित जी ने खुद अपना परिचय दिया है। मैं गांधी के संपर्क में कैसे आया, मैंने गांधी को कैसे जाना, उस पुस्तक से हुई उद्धृत करते हुए बताना चाहता हूं। 1915 में अंतिम रूप से अफ्रीका से चल करके हिंदुस्तान गांधी पधारे और गोखले साहब से मिलने की उनकी इच्छा हुई। सबसे पहले आते हैं कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में, अपने कुछ साथियों के साथ लोगों को छोड़ते हैं, जाते हैं वो। और कालांतर में आगे चल करके 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने और भारतीयों को साक्षर बना करके प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महान जो सपना देखा था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का, उस स्थापना के समारोह में उन्होंने बापू को भी आमंत्रित किया। और सेंट्रल हिंदू स्कूल के सभागार में समारोह चल रहा होता है। लिखते हैं वो कि हम बहुत छोटी आयु के थे, मुझे बहुत छोटी धुंधली धुंधली उनके सामने तस्वीर बताते हैं, मेरे सामने आती है, जैसा मैं जान पा रहा हूं। लिखा, मेरे साथ देवचंद शर्मा पांडे, उग्र की उपाधि उन्हें थी, साहित्यिक भाव के थे, उनके दोस्त बाल सखा, ये दोनों लोग गांधी को देखने और सुनने के लिए उस समारोह में पहुंचे। वो बताते हैं, हम लोग सुन ही रहे थे। श्रीमती एनी बेसेंट मंच पर बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, देश के तमाम राजे रजवाड़े जुटे हुए थे, जिसने पैसा निवेश किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में। सभी विशेष आमंत्रित सदस्य थे पंडित मालवीय जी के, और मंच पर व्याख्यान चल ही रहा था। अचानक एक छोटा सा पुर्जा लेकर कोई आदमी मंच पर पहुंचा और पुर्जा मालवीय जी के हाथ में लगा। मालवीय जी मंच पर व्याख्यान चल रहा है और उतर कर नीचे आते हैं और आगे बढ़ करके देखते कौन व्यक्ति आया हुआ है। सबका ध्यान उधर जाता है कि ऐसा कोई विशेष वक्ता जरूर आया है, अतिथि, जिसको लेने के लिए सादर मालवीय जी जा रहे हैं। और मालवीय जी उम्र में बड़े थे, ये माना गया कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति होगा जिसे लेने जा रहे हैं। ये राजे महाराजे तो आ ही चुके थे। और जब देखा तो विशुद्ध गुजराती कपड़े में
अंगरखे में और पगड़ी बांधे हुए एक व्यक्ति साधारण से काठी का वो मंच पर अवतरित होता है और उसे देख करके लोग आश्चर्यचकित होते हैं। वो महात्मा गांधी होते हैं। और महात्मा गांधी के आगमन के साथ जब उनके व्याख्यान का क्रम आया तो दो बातें उन्होंने विशेष रूप से कही। एक तरह से मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की चेतना का शंखनाद काशी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के उनके व्याख्यान से हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तो विचलित थे वो कि पूरे बनारस में जगह जगह किलेबंदी की गई थी, पूरे बनारस में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई थी क्योंकि वायसराय आए हुए थे और वायसराय के सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने की वजह से सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए लाखों काशीवासी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य कर दिए गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वायसराय पर दिल्ली में बम का प्रहार किया गया था। उसके आरोपी रास बिहारी घोष जो है वो फरार थे, वो आरोपी थे और शायद वो जापान निकल गए थे। जापान निकलने के पहले कुछ दिन भूमिगत रहे और उनके बहुत सारे साथी जो इस तरह के विचार के थे, उग्रवादी विचारधारा के थे, वो भारत में रह गए थे। तो सरकार को ये डर था कभी भी प्रकट हो सकते हैं, इसलिए वायसराय की व्यापक सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया था। उसे देख करके गांधी से नहीं रहा गया कि देश को अपनी प्रजा मानने वाला जो शासक है उसे देश की अपनी प्रजा से इतना डर है कि वह बिना इतनी सुरक्षा व्यवस्था के नहीं आ सकता। तो गांधी को बड़ा बुरा लगा। और दूसरी बात, राजा महाराजाओं ने जो देश की अशिक्षा और गरीबी के बारे में व्याख्यान दिया और शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया, गांधी उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सके। तो एक तो उन्होंने दो बातें कही मन से गांधी जी ने, और शायद ये बहुत अंदर तक गहराई तक पंडित कमलापत त्रिपाठी के हृदय में 11 वर्ष की अवस्था के एक बालक में प्रवेश कर जाती है कि एक वायसराय को अपनी प्रजा से इतना डर है, एक दिन भी वो रहने लायक हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि जिसे अपनी प्रजा से इतना डर हो वो शासक कैसे रह सकता है। तो उसे डर, उन्हें एक दिन रहने का अधिकार नहीं ऐसे प्रजा के बीच में है। और दूसरा उन्होंने कहा, देश के तमाम राजे रजवाड़ों ने आज मंच पर खड़े होकर के देश की गरीबी और शिक्षा के बारे में जो व्याख्यान दिए हैं, उन्होंने इतने आभूषण डाल रखे हैं कि पेरिस के स्वर्णकार जिसे देखकर लज्जित हो जाएं। ऐसे लोगों के मुख से देश की गरीबी और अशिक्षा के बारे में व्याख्यान शोभा नहीं देती। अगर देश के बारे में सोचा होता तो इतने गहनों से लदे हुए न होते। स्वाभाविक है। आयोजक मालवीय जी हैं, एनी बेसेंट जी बैठी हैं। एनी बेसेंट को बहुत नागवार गुजरा कि हमारे आमंत्रित सदस्यों का अपमान है, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और सदस्य हैं, वायसराय हैं, इनका अपमान हो रहा है। तो वो बड़े तमतमाई और कहा, मिस्टर गांधी स्टॉप इट। गांधी ने कहा, अध्यक्ष कहें, अगर मेरी बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही तो मैं बंद कर देता हूं। जनता तो इस तरह बात को सुनना ही चाहती थी। नहीं कहा, गांधी आप बोलिए और बोलिए। और गांधी जी लगातार बोलते रहे। तो गांधी का निडर होकर के बोलना, शंखनाद करना वायसराय के खिलाफ और राजाओं के खिलाफ कि आप अगर देश के गरीबों के लिए आप नहीं सोच पाए तो सिर्फ व्याख्यान देने से काम नहीं होगा, ये दोनों बातें उन्हें चुभी और लगी। और गांधी का एक जो व्यक्तित्व है, जैसे व्यक्तित्व का एक गुण है, वो उनके में समा गया, प्रवेश कर गया और उस दिन से उनके दिल पर बड़ा असर पड़ा। यही नहीं, उसके बाद की घटनाएं होती हैं। 1916 के बाद 1920 कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक बैठक होती है 1900 सेंट्रल हॉल में, बीएचयू के केंद्रीय जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है उसके सभागार में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे होते हैं। उस सभा में बाल गंगाधर तिलक भी आए हुए हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय भी हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू भी है आए हुए हैं, गांधी जी भी हैं। और वहां महात्मा गांधी ने जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग कांड के बाद, उसके बाद जो निर्णय लेना था कांग्रेस को एक फाइनल लड़ाई के लिए, तो दो बातें थी। वहां पंडित मोतीलाल नेहरू की जो जांच रिपोर्ट है उस पर चर्चा हुई, विचार हुआ, रखा गया। और दूसरी बात, गांधी ने असहयोग सरकार से करने का एक प्रस्ताव रखा कि इस पर भी विचार हो जाना चाहिए। तो कार्य समिति ने उस पर मोहर लगाई। अब वहां सौभाग्य है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल के में ठहरे हुए लोग हैं और वॉलंटियर्स के रूप में लगे हुए पंडित कमलापत त्रिपाठी विद्यार्थी हैं
और उग्र साहब विद्यार्थी हैं, वो पानी पिलाने के लिए, सेवा करने के लगे हुए हैं। नजदीक से गांधी को देखने, जानने का, कमेटी की रिपोर्ट को समझने का, सुनने का मौका मिला, तो एक बड़ा प्रभाव दूसरा पड़ा उनके ऊपर, गांधी को जानने का और समझने का। और असहयोग का जो दृश्य है, प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को वहां की कार्य समिति ने स्वीकार किया, लेकिन कहा कांग्रेस के महासमिति के अधिवेशन में कलकत्ता में से रख करके इस पर विचार किया जाए। और कलकत्ता में चर्चा हुई और 1920 के नागपुर के अधिवेशन में, खुले अधिवेशन में, कांग्रेस के असहयोग आंदोलन स्वीकार कर लिया गया। दो बातें हैं। क्यों प्रभावित होते हैं पंडित कमलापत त्रिपाठी जी गांधी जी से? उनके सहिष्णुता के लिए। क्या गुण है गांधी जी में, क्या दृढ़ता है और सहिष्णुता क्यों है? वो कहते हैं 1921 में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी काशी में आए तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आवास पर रुके। आवास के बाहर की तरफ कमरे में गांधी जी ने अपना डेरा डाल रखा था और उसके ठीक पीछे कमरे में पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहते थे। विद्यार्थी मिलने आते थे, गांधी जी बहिष्कार की बात करते थे और कृपलानी जी ने वहां परिचय कराया और बताया विद्यार्थियों के बारे में और कहा ये आए हुए हैं, ये जुड़ना चाहते हैं। आचार्य कृपलानी के परिचय कराने के बाद में गांधी से उनका परिचय होता है और बहिष्कार की चर्चा होती है कि हम इस आए हुए हैं। वो देखते हैं कितना भी विरोधाभास होने के बाद में भी, असहमति होने के बाद में भी जो लोग आ रहे हैं, आगे आते हैं। गांधी जी उनसे ऐसे उन संस्थानों को जो हजारों लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार जलियांवाला बाग में हो, खून से सनी हुई सरकार के पैसे से चलने वाले विद्यालय, सरकारी विद्यालय, वित्त पोषित विद्यालय जो सरकार के वित्त पोषण में है, उनका बहिष्कार कर देना है। क्योंकि गांधी जानते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अगर हमने गुलामी की के द्वारा जुड़े हुए पैसे से अगर हमने उस सरकार को स्वीकार कर लिया तो उसके खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते। तो गांधी के दिमाग में बहिष्कार की बात आई, असहयोग की बात आई और गांधी ने बहिष्कार आंदोलन या असहयोग आंदोलन के बारे में बड़ी भारी चर्चा करने की बात की। उससे प्रभावित हुए और देखा, मालवीय जी देखते रहते। मालवीय जी ने लिखा अपने संस्मरण में, गांधी के बारे में मालवीय जी ने लिखा है। क्या लिखा उन्होंने? कि हम देखते जो भी विद्यार्थी उनसे पहले मिलने आते, बापू उन्हें समझाते कि तुम काशी विद्यापीठ चलो। काशी विद्यापीठ 1921 में खुल गया था, यहाँ क्या रखा, वहां चलो और वहां पढ़ो और बहिष्कार करके हमें एक नए जो है भारत का निर्माण करना है। और देखते, लिखते मालवीय जी कि देखते कि हमारे विद्यार्थी जो हमसे मिलने आते उन्हें पहले बरगला देते। मैं देखता रहता, मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनका भी उद्देश्य स्वतंत्रता था, मेरा भी उद्देश्य स्वतंत्रता था। हम देखते रहते थे। इस सहिष्णुता के भाव को देखा पंडित कमलापत त्रिपाठी ने, बेचन शर्मा पांडे उग्र ने देखा, उनके साथियों ने देखा कि किस तरह से असहमत होने के बावजूद भी, असहयोग पर, बहिष्कार पर होने के बाद में भी दोनों लोग एक साथ रह रहे हैं, एक साथ आदर का भाव रख रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलता। दूसरा, उनके दिमाग में एक बात आई 1924 में बेलगांव कांग्रेस। जिस समय गांधी जी यहां बोल रहे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय, उस समय बहुत गुस्से में एनी बेसेंट उठी और बाहर चली गई। स्टॉप इट कह करके उनके साथ राजे रजवाड़े भी गांधी के प्रवचन को छोड़कर चले गए, नहीं सुना उन्होंने। एक तरीके से गांधी के व्याख्यान का बहिष्कार किया और वो गांधी के असहयोग आंदोलन की भी समर्थक नहीं थी, बहिष्कार की भी समर्थक नहीं थी एनी बेसेंट। लेकिन बेलगांव कांग्रेस में एनी बेसेंट पहुंचती हैं, गांधी रहते सभा में, उठकर अपने साथियों के साथ आगे जाकर के उनका सम्मान करते हैं। आज के जमाने में, आज के राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा क्या हो सकता है? जिस महिला ने मेरा बहिष्कार किया हो, मेरी खिल्ली उड़ाई हो, मुझे छोड़ के चली गई हो अपने लोगों को सुनने के साथ, उस व्यक्ति का इतना बड़ा आदर 1924 के बेलगांव में पंडित कमलापत त्रिपाठी ने नजदीक से देखा, उसको समझा। उनको लगा असहमति होने पर भी सहिष्णुता का इतना ऊंचा उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई देख सकता है, कर सकता है, वो गांधी कर सकते हैं और गांधी के मानने वाले पंडित कमलापत त्रिपाठी कर सकते हैं। आगे चल करके अपने राजनीतिक क्रम में भी उन्होंने भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रह करके भी विरोधियों का भी सम्मान किया। ये दर्शाता है पंडित कमलापत त्रिपाठी पर गांधी के व्यक्तित्व की छाप। मित्रों, ये सब होने के बाद में मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं। क्या साहस है असहयोग आंदोलन में निकलते हैं। बहुत ज्यादा अवस्था नहीं है, बड़े विद्यार्थी नहीं है,
लेकिन उस बहिष्कार असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए बहिष्कार में कई लोग सम्मिलित होते हैं। संस्कृत कॉलेज, वहां पर असहयोग संस्कृत छात्र समिति बनती है और 40 लोगों ने आचार्य कृपलानी के अनुरोध पर संस्कृत कॉलेज के और प्लस बीएचयू के छात्रों ने छोड़ दिया। अलगू राय शास्त्री हो, राजा राम शास्त्री हो, तमाम सारे ऐसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया, बीएचयू छोड़ दिया, सेंट्रल हिंदू स्कूल छोड़ दिया, संस्कृत कॉलेज छोड़ दिया और आंदोलन में आगे आए। और पंडित चंद्रशेखर भी पंडित जी के अभिन्न मित्र थे, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी छोड़ा बहिष्कार आंदोलन में और आगे निकलकर सहयोग आंदोलन में आए। और यही नहीं है, 12 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जब आ रहे थे बनारस, तो पर्चे बांटते हुए पंडित कमलापति त्रिपाठी जी गिरफ्तार हुए। बहुत कम उम्र में जेल जाने का अवसर उन्हें मिला। बिचन शर्मा वो कहते हैं कि मेरा, वो तो बड़े मित्र को ललकारते हैं, देखो मेरे वजह से तुम्हें अवसर मिला, तुम गांधी के करीब जा सके, पैर छू सके, और मेरे वजह से तुम जेल जा सके, तुम्हारा काम तो बन गया, बड़ा अच्छा काम हुआ। तो ये जो भाव है, और यही नहीं है, चौरी चौरा कांड होने के बाद में जब पंडित जी बहिष्कार आंदोलन में शामिल होते तो उनके दो भाई और, कैलाश पत्र त्रिपाठी और पंडित कौशल पत्र त्रिपाठी, वो भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन आगे चल करके बहुत सारे लोग, चौरी चौरा कांड होने के बाद में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया तो बहुत सारे लोग वापस चले गए अपने विद्यालयों में, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं गए और महात्मा गांधी के कर कमलों से बना काशी विद्यापीठ, जहां पर प्रोफेसर सतीश राय जी ने अपने जीवन के लगाए अध्ययन अध्यापन में, मैंने भी लगाए, उस संस्था का विकास होता है। और वहां जितने ऐसे लोग होते हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे संपूर्णानंद जी हो, तमाम सारे लोग वो आते हैं, ज्वाइन करते हैं वहां काशी विद्यापीठ। और 1925 में पंडित कमलापति त्रिपाठी का सौभाग्य भी था कि 9वीं पास करने के बाद 10वीं की परीक्षा उन्होंने काशी विद्यापीठ का जो कुमार विद्यालय चलता था 80 पर, वहां से पूरा किया और उसके बाद काशी विद्यापीठ में आते हैं। काशी विद्यापीठ में 1925 में वो डिग्री पाते हैं शास्त्री की, और उनका सौभाग्य था कि उनके शिक्षक काशी विद्यापीठ में मुंशी प्रेमचंद होते हैं। उनका सौभाग्य था कि देश के एक बड़े डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में सोचने वाले, जनतांत्रिक समाजवाद के बारे में सोचने वाले एक बड़े शिक्षक आचार्य नरेंद्र देव उनके शिक्षक होते हैं और वहां पर उनके साथ शिक्षा लेते हैं। तो इस तरह से उन्हें समाजवाद का भी दर्शन, महात्मा बुद्ध का दर्शन, क्योंकि उनकी किताब है आचार्य नरेंद्र देव की महात्मा बुद्ध पर, बड़ी उत्कृष्ट पुस्तक है, बौद्ध दर्शन से लेकर के जिसकी चर्चा सतीश राय जी भी कर रहे थे, ये हुआ तो एक बड़ा काम हुआ। अब उनकी सहिष्णुता का ही भाव पंडित कमलापति त्रिपाठी को जिन लोगों ने देखा है, जाना नजदीक से, मुझे एक बार बहुत सन्निकट उनके साथ बात करने का मौका मिला है 1985 में, और उसके पहले 1973 में जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो मैं 9वीं का छात्र था, 10वीं का छात्र था, और मुझे एक बारात में उनकी नतनी की शादी में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो बारातियों के साथ मैंने जाते हुए देखा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री पंडित जी आ रहे हैं बस्ती में, मुझे उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इतना देदीप्यमान चेहरा और ऋषि का चेहरा, महर्षि का चेहरा वो दिखाई पड़ता था। एक उनकी बहुत बड़ी एक विधा थी। गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी, काशी एक ऐसी जगह है जहां भगवान शंकर की मूर्ति है, और भगवान शंकर की कोई मूर्ति आप देख लें, बिना दूज के चांद के, बिना गले में सर्प के, बिना डमरू के बनती नहीं है। जिस दूज के चांद को देखने के लिए इस्लाम धर्म के अनुयायी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, ज़कात करते हैं, और जब दूज का चांद दिखाई पड़ता है, उसी दूज के चांद को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये बात साधक और भारतीय संस्कृति का बड़ा संवाहक प्रोधा ही बता सकता है। और गांधी के सर्वधर्म संभाव की दृष्टि को पंडित जी ने काशी में रह करके, पंडित जी जितना पंडितों में पूज्य थे, उतना इस्लाम धर्म के अनुयायियों में भी उनका आदर था। ये गांधी का ही प्रभाव था, इस सर्वधर्म संभाव को आगे ले चले। यद्यपि उनके जो और पुरखे थे, उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने भी इस मत को बनाए रखा, एक साथ बांधे रखा, क्योंकि 18वीं शताब्दी में दारा सिकोह को वेदांत दर्शन की शिक्षा देने का काम पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पूर्वज पंडित रामानंद पत्र त्रिपाठी ने दिया था। तो उस जमाने में भी जड़ता बहुत रही हो, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना करेज, इस्लाम धर्म का शासक दारा सिकोह संस्कृत पढ़ना चाहता, वेदांत दर्शन बिना संस्कृत के पढ़ा नहीं जा सकता, वेदांत दर्शन जाना चाहता है। और हिंदू धर्म का एक बड़ा प्रकांड विद्वान
इस्लाम धर्म के एक अनुयायी को वेदांत दर्शन की शिक्षा दे रहा है। या काश हमारे देश के लोगों ने उस वातावरण को अब तक बनाए रखा होता तो गांधी का सर्वधर्म समभाव का जो दर्शन था, कौमी एकता का जो रचनात्मक कार्यक्रम का एक दृष्टि थी, वो हमारे देश को और आगे ले चलती। और जो हमारे संविधान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज में प्रेम, दया, करुणा, सत्य और अहिंसा को स्थान मिलना चाहिए था, उस स्थान को गौरवान्वित करने में हम सफल होते। मित्रों, इतना ही नहीं है, पंडित शास्त्री जी को पढ़ाने वाले में मनमथनाथ गुप्त जो कावेरी कांड के एक बड़े अभियुक्त थे, वो दो भाई थे, दोनों काशी विद्यापीठ से पढ़े, वो भी सहपाठी रहे और उनके पिताजी ने पढ़ाया पंडित कमलापत त्रिपाठी जी को भी। तो एक बड़ा काम पंडित जी ने उस जमाने में किया। पंडित जी का एक बड़ा अवदान शायद काशी के लोगों को जानना चाहिए। 1937 में प्रांतीय सरकारों का जब विधानसभाओं का गठन हुआ तो 1937 में विधानसभा के सदस्य के लिए चुने गए, 46 में सदस्य रहे, 1952 के चुनाव में सदस्य रहे। 52 वह वर्ष है जब गांधी के सपने के भारत को इंप्लीमेंट करने के लिए नेहरू जी ने 5 ईयर्स प्लान को स्टार्ट किया। और आपको पता होगा कि 1952 में पंडित जी सदस्य भी हुए और मंत्री भी हुए, सूचना मंत्री हुए, सिंचाई मंत्री हुए। तो उन्होंने जो काम किया है काशी में, विशेषकर काशी, तब चंदौली एक जनपद था, चंदौली आज धान का कटोरा है। चंदौली, सैयद राजा, चकिया जो आजकल धान के एक बड़े केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के, ये दोनों जिले, वो आज पंडित कमलापत त्रिपाठी के आसान को नहीं भूल सकते, क्योंकि पंडित जी ने वहां पानी की धारा बहाई और धान पैदा करने का कटोरा विकसित किया। ये पंडित जी ने बड़ा काम किया। 1952 में, 57 में भी चुने गए पंडित जी, 62 के विधानसभा में चुने गए, 67 के विधानसभा में चुने गए और 69 में भी पंडित जी को विधान। लगातार इतनी अवधि तक मैं इतिहास अब देखता हूं हिंदुस्तान के प्रमुख राजनयिकों का, तो मुझे ऐसा कोई राजनयिक नहीं मिलता हो जो निरंतर विधानसभा का सदस्य रहा हो और तमाम सारे सेवाओं को लगातार देता रहा हो। एक बड़ी बात है पंडित जी के साथ। क्या क्या भाव है पंडित जी ने का उल्लेख मैं इसलिए भी करना चाहता हूं, जेल में यातना प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोगों ने यातना काटी। भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जी 3 वर्ष तक नैनी के जेल में रहे। क्या साम्यता है बड़े लोगों की। तिलक जी गीता रहस्य लिखते हैं जेल में रह करके, और जो तीनों उत्कृष्ट पुस्तकें पंडित नेहरू की हैं, तीनों जेल से ही उनकी आई। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब जेल में लिखी गई। और पंडित जी ने भी 3 वर्षों में 3 ग्रंथ जेल में लिखे, नैनी में लिखे तो, और चौथा उन्होंने बंदी की चेतना नाम से जो लेटर थे अपने ज्येष्ठ पुत्र लोकपत त्रिपाठी जी को उपलब्ध कराया, उन्होंने उसको बाद में छपवाया। तो बंदी की चेतना नाम का भी एक छोटा सा ग्रंथ लेखन के रूप में आया। लेकिन 3 ग्रंथ, गांधी और भारत, बापू और मानवता, इस्लामी दुनिया का सिरताज, ये तीनों ग्रंथ जेल में लिखे गए, पंडित जी ने लिखे। ये क्या साम्यता है, बड़े लोगों में एकांत का अवसर मिला, वहां भी उन्होंने अपनी लेखनी को नहीं छोड़ा। तो पंडित जी एक ऐसे थे कि जेल के अंदर भी रचनात्मक काम किया उन्होंने। और गांधी जी के व्यक्तित्व को, मैं तो कहता हूं कि गांधी को पढ़ने वाले लोगों को, गांधी को जानने वाले लोगों को एक बार पंडित कमलापत त्रिपाठी की जो पुस्तक बापू और मानवता है, उसको बड़ी गंभीरता से, भाषा के दृष्टि से, भाव के दृष्टि से और विषय वस्तु की दृष्टि से इतना सफल संयोजन एक छोटी पुस्तक में है जो देखने को बहुत कम मिलता है। छोटी सी पुस्तक में ही एक बहुत सारे गागर में सागर भरने का प्रयास पंडित जी ने किया, तो एक बड़ा काम। उनकी एक पुस्तक है पत्र और पत्रकार, चीन और चांद, बहुत कुछ लिखा। उन्होंने जब काशी विद्यापीठ में इतिहास के विद्यार्थी थे तो डिजर्टेशन के रूप में मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन भारत का भी वर्णन किया, जो डिजर्टेशन के रूप में बाद में कालांतर में छपा और इसके 3 संस्करण निकाले गए नागरी प्रचारणी सभा काशी से। पंडित जी कितना बड़ा काम करते हैं और क्या साम्यता है, गांधी से क्या प्रेरणा लेते हैं। गांधी के 3 बड़े अखबार थे, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। गांधी जी ने तीनों को भारत की स्वतंत्रता के लिए चुना और कहा
कि ये हमारे जितने भी काम उपक्रम हैं ये भारत की स्वतंत्रता के लिए, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सत्याग्रह के लिए है, इसे लिख रहे हैं हम। सत्य को उद्घाटित करने के लिए, सत्य को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए हमारे क्रियाकलाप है। पंडित जी का भी 20 वर्ष का ठीक पत्रकारिता के इतिहास गांधी का लगातार है, और ठीक बस 20 वर्ष का 1932 से लेकर 1952 तक, जब तक वह मंत्री नहीं बन गए तब तक निरंतर वह इस काम को करते रहे। 1932 से लेकर के और 1945 तक तो जुड़े रहे वो, आज अखबार से संपादन का काम किया। 1943 में जब पंडित जी जेल में थे नैनी के, तब भी आज अखबार जो ज्ञान मंडल प्रकाशित करता था उसमें प्रधान संपादक का जो प्रिंट का स्थान होता था, प्रधान संपादक पंडित कमलापत त्रिपाठी के नाम से लगातार वो छपता रहता था। वो जेल में थे लेकिन प्रधान संपादक के नाम से उस अखबार में निरंतर छपता था, संपादक वह है। एक बड़ा काम पंडित जी ने किया कि वह उस जमाने में जेल में रह करके भी इतनी साहस देखी, आज अखबार में प्रधान संपादक के रूप में उनका नाम निकलता रहा। 1943 में ज्योति शेखर गुप्त ने एक संसार नाम का एक अखबार निकाला, और पंडित विश्वराव पराड़कर वह चले गए संसार में, ज्वाइन कर लिया जो शेखर गुप्त की उस अखबार को, संसार को। और 1945 में जब आते हैं छूट करके पंडित जी, तो पंडित जी को ले जाते हैं संसार के ऑफिस में, वहां के लोगों से, मंडल से परिचय कराते हैं और कहते हैं से आज से मुख्य व्यक्ति ये है, पंडित जी है। और 1945 से पंडित जी वहां संसार अखबार से जुड़ते हैं। क्या आंदोलन है, किस तरीके से उन्होंने साहस देखिए। अगस्त क्रांति के समय संसार के अखबार में पंडित जी ने एक लेख लिखा, किस तरीके से अगस्त क्रांति के लोगों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को शासन ने दमन किया, दबाया, उनके साथ अत्याचार किए। उस घटनाओं का एक लेख निकाला और पंडित नेहरू ने उस लेख को पढ़ा, वह अपने को नहीं रोक पाए। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जब दौरा कर रहे थे तो पंडित जी से अनुरोध किया, प्रधान संपादक थे उस समय पंडित जी उस अखबार के, उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे साथ चलें, और पंडित जी को साथ ले गए। और पंडित जी ने कालांतर में आगे चल करके तमाम सारे उस चेतना संसार अखबार से बहुत सारे राष्ट्र की चेतना के लिए बहुत सारे लेख लिखे जो बड़े काम के रहे। इसलिए एक बड़ा काम पंडित जी ने उस जमाने में किया जिसे हमें जानना चाहिए। और वो 1952 तक, जब तक वह स्वतः नहीं बन गए, व्यस्त नहीं हो गए मंत्री के तौर पर, पंडित जी ने उत्तर प्रदेश की सेवा सिर्फ सूचना और सिंचाई मंत्री के रूप में ही नहीं, वो वित्त मंत्री भी रहे, वो गृह मंत्री भी रहे, और केंद्र में तो क्या पूछना है। मैं उनके 2-3 संस्मरण सुनाना चाहता हूं जो बहुत अच्छे हैं, जिसको सुनकर लगेगा पंडित जी का व्यक्तित्व क्या था। तो मैं 2 बातें, एक तो पंडित जी का क्या, छोटे लोगों को भी सुनने का, 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 1985 में मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शिक्षक था और वहां समाजकार का विभाग खुला। हम 2 अध्यापक वहां थे, काशी विद्यापीठ से पढ़कर गए थे, और अचानक आंतरिक जो स्थानीय राजनीति होती है विश्वविद्यालयों में, उस विभाग को बंद करके मनोविज्ञान से संबद्ध करने का निर्णय विश्वविद्यालय लेने जा रहा था कार्य परिषद। हुआ कैसे बचे विभाग, तो बताया कि पंडित जी से मुलाकात किया जाए। मैं खुद बिना साहस के साथ, मेरा कोई परिचय नहीं था, मैं उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, पंडित जी में चला गया उनके आवास पर, बाहर शाल ओढ़े हुए, चेहरा बिल्कुल नंगे, सिर्फ शाल पहने हुए थे और दिव्य शरीर लग रहा था। पंडित जी का दर्शन किया और मैंने पैर छुआ, परिचय पूछा, मैंने बताया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं और अपने संकट के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि क्या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय समझ नहीं पा रहा है कि सोशल वर्क का महत्व क्या है इस डिपार्टमेंट का। अच्छा, पत्र मंगवाया, एक आदमी बुलाया का ड्राफ्ट तैयार किया, और इतना अच्छा समाज कार्य के बारे में मैं शिक्षक होने के साथ जितने तरीके से पॉइंट वाइज उसकी आवश्यकता विभाग को नहीं बता पाया, पंडित जी ने इतना अच्छा ड्राफ्ट तैयार कराया और कहा चिंता की बात नहीं है, गणपत राव देव तपासे हरियाणा के राज्यपाल हैं, ये पत्र मैं उन्हें भेज रहा हूं, निश्चिंत होकर के पढ़ाई अध्यापन का काम करो, विभाग बंद नहीं होगा। और आप ताजुब करेंगे, पंडित जी ने पत्र भेजा, उसका परिणाम क्या हुआ। वहां के वाइस चांसलर को चांसलर का पत्र आता है तपासे साहब का, समाजकार विभाग को स्वतंत्र विभाग के रूप में और भी विकसित करने का प्रस्ताव, रूपरेखा तैयार करके गवर्नर हाउस में प्रस्तुत किया जाए। 2 अध्यापकों की जगह आज बहुत बड़ा विभाग है। पंडित जी काशी विद्यापीठ का छात्र होने के नाते, स्नातक होने के नाते,
वहां का शिक्षक होने के नाते, इस विषय के महत्व को समझने के नाते एक सेकंड देरी नहीं लिखा। मैं आज तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आज राष्ट्र के तमाम विश्वविद्यालयों में समाजकार के बड़े विवाद के रूप में पहचाना जाता है। तो मैं पंडित जी के जैसा मुझे निर्देश है, सतीश जी समाप्त करना है मुझे क्या, तो मुझे बाइंड अप करना है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, तो सबसे बड़ी बात, पंडित के जमाने में जो पीएससी म्यूटनी हुई थी, मैं संजोग से पंडित जी के नतनी की शादी, उनके लड़की कोट साहब बस्ती में थे, उनकी लड़की की शादी होनी थी, मई के महीने में थी। मैं बारात की तरफ से 9th का विद्यार्थी था, अचानक हुआ मुख्यमंत्री आ रहे हैं और अभी कन्यादान हो भी नहीं पाया था कि अचानक मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री वापस आ रहे हैं, कोई घटना हो गई है, पीएससी विद्रोह हुआ था। जिस चतुराई के साथ, जिस दूरदृष्टि के साथ 5 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश और तब उत्तराखंड उसका भी अंश था, पूरे प्रदेश में पीएससी को नियंत्रित किया गया और जगह जगह शस्त्रागारों पर, जहां अस्त्रालय थे, शस्त्रालय थे, वहां पर पंडित जी ने सेना की मदद से सब पर कब्जे कराए और जिस तरह से कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई की, वह अपने आप में बड़ा अभिनंदनीय है। तो पंडित जी ने काशी की मर्यादा, काशी की परंपरा को बनाया, सर्वधर्म परंपरा के भाव को विकसित किया, निडर होकर के राजनीति में। सब आजकल काशी के लोग, क्या हिंदी के क्षेत्र को नहीं पता है कि संविधान के बारे में अंदर जब राष्ट्रभाषा हिंदी बने कि हिंदुस्तानी हो, उस पर सदन के अंदर कांग्रेस के सदस्यों में मत विभाजन हो रहा था। तो गांधी भी हिंदुस्तानी चाहते थे, नेहरू भी हिंदुस्तानी चाहते थे। उस अवरोध को तोड़ते हुए पंडित जी ने हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हो, उसके लिए अपना मत दिया और एक ही मत से जीत पाई थी हिंदी। उसका श्रेय हमारे पंडित कमलापत त्रिपाठी को जाता है। हिंदी पढ़ने वालों के लिए, हिंदी राष्ट्रभाषा का मानने वालों के लिए जिंदगी भर पंडित जी का ऋणी होना चाहिए। आज तक मैंने अपने जीवन में इतने बड़े वैदुष्यपूर्ण राजनयिक का जो अंतिम दर्शन है, उसके लिए काशी के लोग जिस तरह से सड़कों पर उमड़े थे, शायद वह दृश्य किसी राजनयिक के लिए नहीं दिखाई पड़ने वाला अभी मुझे भविष्य में है, क्योंकि पंडित जी ने काशी में मुसलमानों का दिल जीता था, सिखों का दिल जीता था, सिंधियों का दिल जीता था। काशी अपने आप में संस्कृत है, पूरे भारतीय संस्कृत के ध्वजावाहक थे वो, और इसीलिए पूरे काशी के लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग होने के लिए एक उमड़ पड़ी भीड़ थी। ये पंडित के प्रति प्यार को दर्शाता है। मैं एक बार पुनः पंडित कमलापत त्रिपाठी के परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, सतीश राय जी का, बैद्यनाथ जी का और पूरे पंडित कमलापत त्रिपाठी फाउंडेशन का, और आशा रखता हूं कि पंडित जी की स्मृतियां जो हैं वह सजो करके हमें रखना है, पंडित जी के जो आदर्श थे वो बनाए रखना है। मैं सतीश राय जी के प्रति बहुत आभारी हूं। पंडित जी के सानिध्य में रहने की वजह से ही मैंने सतीश राय जी के तमाम मित्रों को देखा जो प्रवाह में विचलित हो गए, आदर्श छोड़ करके अवसर के साथ चले गए। ये पंडित जी के शिष्यत्व का ही प्रभाव है कि सतीश राय जी तब भी वही थे, आज भी यही हैं, और आशा करता हूं भविष्य में वही होंगे। ये उनका गुण है, अपने शिष्य में उस कला को विकसित किया उन्होंने। जो उनके सानिध्य में गया वह नहीं छूटा, जो सानिध्य नहीं ले पाया वो आज मझधार में है। तो मैं इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आयोजक मंडल को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूं और आप सबको धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर द्विवेदी जी। और देर तक सुनते आपको और अच्छा लगता, और इतना अच्छा व्याख्यान आपका चल रहा था, लेकिन आज 3 वक्ता हमारे साथ आपके सहित थे, इसलिए मुझे बीच में संकेत करना पड़ा, अन्यथा और देर तक आपको लोग सुनते तो और लाभान्वित होते। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्री विजय कृष्ण को। विजय कृष्ण जी क्वालिटी सर्किल ऑफ इंडिया के वाराणसी चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और क्वालिटी सर्किल ऑफ इंडिया का जो ईस्ट जोन है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। ये एक ऐसी उच्च स्तरीय संस्था देश की है जो बड़े बड़े संस्थानों की गुणवत्ता को मानकों पर परखना और उसका सर्टिफिकेशन करना, ये काम देश भर में क्वालिटी सर्किल ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है। और इन सब से अतिरिक्त चंदौली की पृष्ठभूमि से जुड़ा होने के कारण और चंदौली में पंडित कमलापत त्रिपाठी के साथ जुड़े हुए परिवार के पृष्ठभूमि के साथ जुड़े होने के नाते, एक बचपन से ही निकट से उनको देखने के नाते एक संस्कार पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के प्रतिभाओं का है। मैं विजय कृष्ण से
ये निवेदन करता हूं कि वो अगले 15 मिनट में अपनी बात रखें, फिर उसके बाद हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रशस्त विद्वान प्रोफेसर राम पूजन पांडे जी को सुनेंगे। धन्यवाद बड़े भाई सतीश भैया। पहले बात तो मैं पंडित कमला त्रिपाठी फाउंडेशन का बहुत आभारी हूं कि एक ऐसे महान नेता के बारे में कुछ अपने उद्गार व्यक्त करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली उस मामले में भी मानता हूं कि पंडित जी के सानिध्य में रह के कुछ मुझे भी राजनीति का ककहरा सीखने का अवसर मिला था। क्योंकि पारिवारिक रिश्ते उनसे शुरू से थे 1936 से ही, लेकिन बचपन से चंदौली का रहने के नाते अपने पिताजी के साथ बहुत सारे अवसर पे उनके साथ मिलने का अवसर मिला। और बाद में सन 80 के दशक के बाद तो लगातार उनके सानिध्य में रहने का वाराणसी में मुझे अवसर मिला। बहुत कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में उनके सानिध्य का मुझे अवसर मिला। पंडित जी के व्यक्तित्व पे मेरे जैसे आदमी का कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन फिर भी अपनी जो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते जो मैं ये समझता हूं कि उनके व्यक्तित्व को या उनके पूरे राजनीतिक जीवन को मैं दो कालखंडों में देखूं, एक स्वतंत्रता संग्राम के पहले के उनके योगदान का और एक उसके बाद के योगदान का। स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान एक सत्याग्रही के रूप में गांधी जी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनकी महती भूमिका थी, उसकी तो जितनी भी वो किया जाए वो कम है। उसके साथ ही पत्रकारिता के माध्यम से वो एक कलम के सिपाही के रूप में जो उन्होंने देश की सेवा की और तत्कालीन परिस्थितियों में देश के जनमानस को जो उद्वेलित और जागृत करने का उनका जो कार्य था वो भी बेमिसाल था। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो देश के उन महान नेताओं ने जो कल्पना की थी एक ऐसे गणराज्य की, और उसमें उस गणराज्य में उस सारे समस्त देशवासियों के एक ऐसे विकास की जिसमें कि कोई डिस्क्रिमिनेशन न समाज में हो, उसके उस कार्य को आगे बढ़ाने का जो पंडित जी पे गुरुतर दायित्व था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां से वो प्रतिनिधि हुआ करते थे और चंदौली विधानसभा से ही चुन के जाते थे, उसके बाद का जो उनका योगदान था वो कभी कभी मुझे बहुत अद्भुत आश्चर्य में डालता है। जैसा कि बड़े भाई साहब ने हमारे बताया कि मैं जिस संस्था से जुड़ा हूं क्वालिटी सर्किल से, जब उसकी जीनियस से मैं जुड़ता हूं तो मुझे पंडित जी की अक्सर याद आती है। आज कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है देश में तो वैज्ञानिकों से इंजीनियरों से कहा जाता है कि वो इसका डीपीआर बना के लाए। कितनी अद्भुत विलक्षण क्षमता थी उस महामानव उस ऋषि में कि स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान जो भी उन्होंने देखा था, सुना था, समझा था इस देश को, ऐसा लगता है कि सन 1952 में जब राजनीतिक सत्ता उनको प्राप्त हुई तो इस देश के विकास का एक डीपीआर उनके मन में पहले से मौजूद था। क्योंकि जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास का जो एक सुनियोजित खाका उन्होंने खींचा था वो आज के दृश्य में भी बहुत कम लोगों में मिलता है। जब उस समय संचार के उतने साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, तब विकास का इतना सुनियोजित ढांचा जिस पर उन्होंने इस उत्तर प्रदेश की बुनियाद रखी, उसी पर आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे उस समय जो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता थी तो आधारभूत ढांचे में कि जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद इस देश के विकास में कैसे योगदान किया जाए, सबसे पहली मूलभूत समस्या थी ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी गांधी जी की, उसके तहत कैसे ग्राम का विकास हो, उसके लिए सबसे जरूरी था कि सिंचाई के संसाधनों का विकास हो। पंडित जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री के रूप में और अन्य मंत्रियों के रूप में जो सिंचाई, बिजली, इसका एक जाल बिछा दिया। उन्होंने जो मूलभूत आधारभूत ढांचा था उसको तैयार किया। और जो सबसे बड़ी बात थी कि बिना शिक्षा के तो ये हो नहीं सकता, तो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विद्यालय, स्कूल उन्होंने खोले। और आज लोग स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन मुझे याद है कि उस समय चंदौली में आज से 50 साल पहले उन्होंने पॉलिटेक्निक की स्थापना की। कितना दूरदृष्टि थे वो, कितना स्वप्न दृष्टा थे कि आज के भारत की परिकल्पना उन्होंने सन 1952 में की।
उन्होंने विकास की जो इमारतें खड़ा की, जैसे वो रेल मंत्री के रूप में अगर आप देख लें तो जो बनारस का स्टेशन बना, उसके विकास, उसके आगे विकास की तो बात छोड़ दीजिए, अब वर्तमान दौर में तो स्टेशन को बेचने तक की बात चल रही है। इस भारतीय गणराज्य में जो जनता के विकास की जो परिकल्पना पंडित जी ने की थी, मैं समझता हूं उसमें गांधी के हिंद स्वराज का दर्शन भी था और कहीं कहीं पंडित नेहरू की वैज्ञानिक सोच भी समाहित थी। पंडित जी का जीवन पूरे एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मैं देखता हूं, सोचता हूं, और मैं गुजारिश भी करूंगा पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन से कि कहानी एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक किताब भी हम लोग पब्लिश करें कि एक जनप्रतिनिधि जनता के सरोकारों से 24/7 कैसे जुड़ा रहता है, उसके हर सुख दुख का कैसे वो साथी रहता है, इस पर कोई जनप्रतिनिधि का पूरा जीवन कैसा समर्पित है, अगर उसको हम आलेखबद्ध करके आज के इस युवा पीढ़ी को, छात्राओं को जो कि कभी कल भारतीय राजनीति का हिस्सा भी बन सकते हैं, अगर उनके अंदर इसको प्रचारित करने का कार्य करें तो मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान होगा। आज बड़े भाई राजेश पति जी का एक व्हाट्सएप मैंने पढ़ा कि हमारे इतिहास की नींव बड़ी मजबूत है, लेकिन जरूरत है हमको कि उस पर आगे कैसे हम कांग्रेस का संगठन खड़ा करें। पंडित जी के एक और, जब राजनीतिक सत्ता पर थे, राजनीतिक सत्ता हाथ में उनकी थी, तो स्टेट का क्या रोल होता है जन विकास में, जन भागीदारी में, जनता के सरोकारों से जुड़े हुए विकास की योजनाओं में, उसको किस तरह से उन्होंने राजनीतिक सत्ता का उपयोग करते हुए उसको अमली जामा पहनाया था। उसके बाद जब वो राजनीतिक सत्ता से थोड़ा दूर हुए, जब केवल कांग्रेस के लिए थे, वो कांग्रेस के संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष भी ऑनवर्ड्स, उसके बाद का जो उनका कालखंड देखा जाए, और शायद मेरा यह सौभाग्य है कि उस बीच में मैं उनसे ज्यादा जुड़ा रहा, तो कांग्रेस की वैचारिकी और देश में जो कांग्रेस की स्थिति आज है उसका जो पूर्वानुमान उस समय उन्होंने किया था, और उसके लिए जो उन्होंने उस समय संघर्ष शुरू किया, मुझे लगता है वो आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण, हम लोगों को उस पर विचार करना चाहिए। वो कहते थे कि जब कांग्रेस कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि पंडित जी ऐसा क्यों कहते थे? क्या कांग्रेस ही देश को चला सकती है? ठीक है, हम कांग्रेसी होने के नाते हमको इस पर गर्व है कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई। आजादी के बाद कांग्रेस का बहुत बड़ा इस देश के विकास में योगदान है, लेकिन क्या कांग्रेस के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता? आखिर पंडित जी ऐसा क्यों कहते थे? फिर मैं जब पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, और उनके आलेखों को भी पढ़ता हूँ और भी नेताओं का पढ़ता हूँ, तो लगता है कि कांग्रेस एक भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का जब व्यक्तित्व देखिए तो वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के ध्वजावाहक थे। उनके अंदर वो राजनीतिक चेतना थी जिसमें आधुनिकता और देश की परंपराओं दोनों का ही पुट था। एक तरफ पंडित नेहरू का वैज्ञानिक सोच, जिसपे पंडित जी जैसे रिहंद जैसे डैम बनाते हैं, कल कारखाने लगवाते हैं, बिजली के पावर हाउस बनवाते हैं, शिक्षा का मंदिर खड़ा करते हैं, और दूसरी तरफ जो देश की पुरानी हमारी सनातन जीनियस है उस पर भी उनकी गहरी पकड़ होती है। और शायद तरीके के शक्तियों के हाथ में सत्ता है, इसका पंडित जी को शायद पूर्वानुमान बहुत पहले था, क्योंकि उस समय भी वो कहते थे कि जो कांग्रेस की स्थिति इस समय लग रही है, इससे लगता है कि देश में दक्षिणपंथी शक्तियों को आने से कोई नहीं रोक सकता और वो देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आज हम पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन को से ये अपील करते हैं, और हम सब कांग्रेस जनों का ये दायित्व है कि पंडित जी ने जो वो रास्ते बताए थे, उनका ये कहना था कि कांग्रेस जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हमारी वैचारिकी, हमारा आधार, जो हमारा इतिहास है, उसका हमारा जो नींव है वो भारतीय संस्कृति पे आधारित है। चंदौली के विकास का, जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि चंदौली के विकास पे हम लोग कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं, लेकिन केवल चंदौली के विकास से जोड़ना उनको
ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में जो उनको 2 जहाज रानी और रेल मंत्रालय के रूप में उनको कार्य करने का अवसर मिला था, अगर हम उसका भी विवेचन करें तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। चंदौली के विकास का तो चूंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, हम लोगों ने देखा है कि चंदौली का जो विकास उन्होंने किया, उसके जो सबसे बड़ा दूरगामी परिणाम हुआ उस चंदौली में कि वहां का एक एक आदमी, हर गांव का, जो आज आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है भारत की, ये तो केवल जुमलेबाजी है, लेकिन चंदौली के लोग 70 के दशक के लगभग ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके थे। विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है, वो कभी रुकती नहीं। ये कहना कि विकास हम ही कर रहे हैं जैसा कि आज लोग कह रहे हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता होगा कि जो विकास का आधारभूत ढांचा और जो विकास की बुनियाद पंडित कमलापति त्रिपाठी ने चंदौली और उत्तर प्रदेश में रखी, उसको ये लोग अभी कहीं तक छू भी नहीं पाए हैं। मैं इन्हीं, बहुत समय चूंकि कम है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके साथ बहुत सारे हमारे यादगार लम्हे भी हैं। उसमें तो एक संस्मरण मैं अपना सुनाना चाहूंगा। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ पंडित जी के यहाँ गया हुआ था, तो पंडित जी ने पूछा कि अब राजनीति में सक्रिय रहते हो कि नहीं, चंदौली आते हो कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि अब नहीं आता हूँ। तो पंडित जी का वह वाक्य मुझे भूलता नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति से उदासीन मत हो तुम लोग, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। यदि अच्छे लोग राजनीति से उदासीन होंगे तो गलत लोग आके राजनीति की कुर्सी पर बैठेंगे और वो देश के विकास के लिए वो बहुत ही घातक होगा। इसलिए राजनीति से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। समाज के हर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, अच्छे लोगों को इस राजनीति में जरूर अपना दखल देना चाहिए। और जीवन के आखिरी दशक में जो उनका वर्तमान, जीवन के आखिरी दशक में जो भारत के वर्तमान समय का खाका उन्होंने खींचा था, हमको उस पर विचार करके, हमको उनके विचारों को अपना अंगीकार करते हुए आज हमको जनता के बीच में जाना होगा और पंडित जी के उन विचारों को, विकास की उनके जो आधारभूत कार्य थे उसको बताते हुए जनता को ये समझाना होगा कि जो हमारी बुनियाद, हमारा कांग्रेस का इतिहास और पंडित जी जैसे नेतृत्व का जो संस्कार इस देश को है, वही इस देश और प्रदेश को आगे ले जा सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पंडित जी को अपना पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। मैं तो नहीं हूँ। रामपूजन जी। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ जी, ठीक है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी, आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। अब हमारे बीच प्रोफेसर राम पूजन, आवाज उधर से नहीं आ रही है। ठीक है। प्रोफेसर राम पूजन पांडे जी हमारे बीच में है। ऋषि जी देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। ऋषि जी अनम्यूट करिए राम पूजन पांडे जी को। हेलो, आपको आवाज मिल रही पांडे जी? प्रोफेसर राम पूजन पांडे जी हमारे बीच हैं। राम पूजन पांडे जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो पंडित कमलापत त्रिपाठी के कृतित्व की एक कृति वो भी था, उस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो भारत का सबसे प्रशस्त केंद्र रहा है संस्कृत
विद्या के उच्च अध्ययन का, उसमें न्याय दर्शन विभाग के आप अध्यक्ष हैं और छात्र कल्याण संकाय के उस विश्वविद्यालय में आप संकाय अध्यक्ष हैं। न्याय दर्शन सबसे महत्वपूर्ण विधा में एक है संस्कृत की उच्च शिक्षा के। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क चला गया है। रामपूजन जी, आपका स्वागत है। आप कृपया अपना व्याख्यान शुरू करें। हमारी आवाज आ रही है? हेलो। गंगा जी तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के सभी माननीय सदस्यों को नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, आप हेलो। बोले, आप आवाज आ रही है, आप निश्चिंत होकर बोलिए। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। सभी प्रोफेसर सतीश कुमार राय जी को, जो कि कमलापति त्रिपाठी जी के बहुत ही गंभीर ज्ञाता हैं, उनके विषय में बहुत उनको ज्ञान है। हम लोगों ने उनके अनेक भाषण सुने हैं। प्रोफेसर आरपी द्विवेदी जी का भाषण हमने सुना, और डॉक्टर विजय कृष्ण जी, और इस फाउंडेशन से जुड़े हुए जो अनेक लोग हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष, उन सबको मैं नमन करता हूं। सर्वप्रथम मैं पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, जो कि बापू के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके प्रति मैं अपनी आदरांजलि और श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करता हूं। भगवान ने जो इतनी बड़ी सृष्टि की है, कहते हैं कि 84 लाख प्रकार के उन्होंने मानव जीवों की सृष्टि की है, उसमें मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाया। हमारे काशी के गौरवभूत जो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी थे, वो अपने जन्म 1905 में उनका जन्म हुआ ऋषि पंचमी के दिन, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यह कार्यक्रम जयंती महोत्सव मना रहे हैं। यद्यपि उनका जन्म बनारस में होता है, पूर्वांचल में होता है, लेकिन वह बालक क्रमशः बड़ा होता हुआ पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही अद्भुत होते हैं, बहुत ही क्रांतिकारी होते हैं। उनके जैसा कहा, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो व्यवहार है, वो उनको समझने के लिए हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो उनका वह व्यवहार है जो आजादी के पूर्व का है, और एक आजादी के बाद का है। तो आजादी के पूर्व का जो व्यवहार है, उसमें उनका यह जो व्यक्तित्व आता है, एक राजनीतिक के रूप में, पत्रकार के रूप में। तो राजनीतिक एक का जो एक कद है, राजनीतिक जो व्यक्तित्व है, तो सन 1932 के बाद है, जब वह एक आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वह जेल जाते हैं, और वह जेल में उनकी मुलाकात होती है पंडित शिव प्रसाद गुप्ता जी से, जो कि आज जो ज्ञान मंडल है, आज प्रेस है, उसके वे मालिक होते हैं। उनसे उनकी मुलाकात होती। पंडित जी से मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद, बचपन में ही उनकी उस प्रतिभा को पहचान लेते हैं कि इनमें कैसी राजनीतिक प्रतिभा है, किसी में पत्रकारिता की प्रतिभा है। वो सब प्रतिभा को पहचानने के बाद बस जब जेल से छूट करके आते हैं, बाहर आते हैं, तो श्री प्रकाश जी के माध्यम से उनसे वह संपर्क साधते हैं, और आज प्रेस में उनको काम करने के लिए कहते हैं, सहयोग देने के लिए कहते हैं। देखिए, उस समय मैंने राजनीति का कितना उच्च मापदंड है, उनका कितना उच्चतम चरित्र है, व्यक्तित्व है, कि वो कहते हैं फिर कि हम आज प्रेस में काम तो करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हम कुछ भी पारिश्रमिक रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम पारिश्रमिक नहीं लेंगे, और लेकिन हम काम करेंगे, हमको आनंद होगा काम कर। और वो काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन शिव प्रसाद गुप्ता जी के आग्रह पर कि नहीं, आप अपने घर से औरंगाबाद से चल करके आप हमारे आज प्रेस तक आते हैं, आपके आने में खर्च होता होगा, आप हमारे मार्गव्य हमसे स्वीकार कर लिए। तो 50 रुपए महीना
वो स्वीकार करते हैं, 1 महीने के लिए 50 रुपए आने जाने के खर्च के रूप में वो स्वीकार करते हैं। तो कितना बड़ा यह उदात्त चरित्र है, निष्प्रियता है अर्थ के प्रति। जो आज पूरा संसार अर्थ के प्रति कितना लुप्त है, अर्थ प्रधान ही जगत हो गया है। अर्थ के आगे व्यक्ति किसी संबंध को तवज्जो नहीं दे रहा है, किसी संबंध को महत्व नहीं दे रहा है। लेकिन उन्होंने अर्थ को कुछ नहीं समझा। एक यह राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी राजनीति में वो प्रवेश कर रहे थे, फिर भी उनका उतना उच्च मापदंड था कि उन्होंने 1 पैसा न लेकर के उसका वो सेवा किया। इसके बाद क्रमशः जब ये काम करने लगे तो उसी काम के क्रम में इनकी मुलाकात पराणकर महोदय से होती, पराणकर महाराज से होती है, जो पत्रकारिता के मानक पुरुष थे, जो पत्रकारिता के मानदंड थे। उनसे उनकी मुलाकात होती है, परिचय होता है, और वो अपने स्थायी सहयोगी के रूप में अपने पास उनको रख लेते हैं। और एक दिन ऐसी बात, इनकी पत्रकारिता भी रख लेते हैं और कहते हैं कि अग्रलेख और टिप्पणी स्वयं प्रधान संपादक के हैसियत से पराड़कर जी लिखा करते थे, लेकिन वह किसी कार्यवश टिप्पणी लिख करके अग्रलेख लिखे बिना ही शहर से बाहर या बाहर चले गए। इस गुरुतर दायित्व को उन्होंने पंडित जी को सौंप दिया, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को सौंप दिया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा थी। और उन्होंने, और संभवतः वह लेख जो मैं पहले पढ़ा था कि आयरलैंड के आजादी के बारे में वो लेख पराड़कर जी लिख रहे थे, तो उसी को एक उनके 3 पैराग्राफ थे, 3 पैराग्राफ का वो अग्रलेख होता था। उसमें एक पैराग्राफ को उन्हें आधार बनाया, टिप्पणी के एक पैराग्राफ को उन्हें आधार बनाया, और 2 पैराग्राफ उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शैली में, उन्हीं के परंपरा के अनुसार उसको तैयार करके आज प्रेस में छपवा दिया। जब अगले दिन विश्वराव पराड़कर जी आज प्रेस में आए तो उन्हें पंडित जी को अपने गले से लगा लिया और उनको बहुत शुभकामना दी, आशीर्वाद दिया, और कहा कि आज से तुम आज प्रेस के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक हो गए, और स्वयं प्रधान संपादक बन गए। तो यह माने उनका एक पत्रकारिता का वह व्यक्तित्व था। और इसी तरह उनका जो साहित्यिक व्यक्तित्व था, साहित्य का सर्जन तो उन्होंने बहुत किया है। बापू को लेकर के दर्शन की रचना की, और संस्कृति के ऊपर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। इसका एक कारण था, कारण यह था कि वह जो उनका परिवार था वह शुरू से ही, आजादी के भी बहुत पहले से, औरंगजेब के काल से ही या उसके भी पहले काल से संस्कृत से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि काशी के एक बहुत बड़े पंडित विद्वान हुए शिव कुमार शास्त्री जी, जिनका बनारस में बहुत नाम था। उनको कहते थे कि उनको शंकर 2 प्रकार के शिव होते हैं। काशी का तो कण-कण शिव है, लेकिन एक चल शिव होते हैं, एक अचल शिव होते हैं। तो वह चल शिव थे, वो जो कह देते थे वो बात सत्य हो जाती थी, और चलते फिरते उनको शिव रूप माना जाता था, ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। हमारे यहाँ 18 विद्याएं बताई गई हैं प्राचीन शास्त्र में, कि 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र है, मीमांसा है, न्याय है, आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है। ये सब मिलकर के अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या हेता चतुर्दश। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, ये 18 विद्याएं थी। 18 विद्याओं का उनको अक्षरशः अभ्यास था पंडित शिव प्रसाद मिश्र, शिव कुमार मिश्र जी को। वह जो थे, इतने बड़े जो साक्षात शिव स्वरूप जो मिश्र जी थे, जो कि भारतवर्ष में उनके समकक्ष कोई उस समय पंडित नहीं था, विद्वान नहीं था किसी भी विषय में। उनके बारे में हम लोग ऐसा सुनते हैं जैसे शिव से महेशा ना पुरु देवा, भगवान शिव से बड़ा कोई देवता नहीं होता है, वैसे शिव कुमार शास्त्री से बड़ा उस समय कोई विद्वान नहीं था। ऐसे जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी रमापति त्रिपाठी जी से की, जो रमापति त्रिपाठी जी पूज्य कमलापति त्रिपाठी जी के पिताश्री थे। तो ऐसे मैंने विद्वान की पुत्री के एक पुत्र थे, और इसी
वंश परंपरा में जो रमापति त्रिपाठी, जो रमानंद पति त्रिपाठी जी थे, उनके साथ एक और बात आती है, ऐतिहासिक घटना है जो मैंने सुना है, आपको सुनाऊं। कि जब औरंगजेब का शासन था, दारा शिकोह उनका बड़ा भाई था, उसको संस्कृत पढ़ने की इच्छा हुई, काशी में आया कि मुझे संस्कृत सीखना है। किसी विद्वान के पास गया तो कहा कि आज के समय में संस्कृत सिखाने वाले सिर्फ वही हैं रामानंद पति त्रिपाठी। तो जब उनको कोई संस्कृत पढ़ाने के लिए काशी में तैयार नहीं था, उस समय वह विद्वान उनको लेकर के रामानंदपति त्रिपाठी जी के पास गए और उन्होंने पंडितों से विरोध लेकर के ऐसा, और उनको उन्होंने संस्कृत सिखाया, गंभीरता से संस्कृत पढ़ाया और उपनिषद तक पढ़ाया। और उस उपनिषद को पढ़ करके वह इतना भारतीय संस्कृति का उपासक बना, संस्कृत का इतना प्रशंसक बना दारा शिकोह, कि उसने एक अल्लोपनिषद लिखाई और तमाम जो 100 से अधिक उपनिषदों का उसने फारसी भाषाओं में अनुवाद कराया, जिसका काफी प्रचार प्रसार हुआ, पांडुलिपि के रूप में आज भी वो मिलता है। बाद में उसके संस्कृत प्रेम के कारण उसके भाई औरंगजेब ने, और अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, द्वेष के कारण, उसका उसने वो करा दिया था, वध करा दिया था, ये अलग बात है। लेकिन यह परंपरा वहां से आ रही, संस्कृत के प्रति झुकाव की परंपरा। तो उस परंपरा में, उस परिवार में जन्म लेने के कारण बहुत सारी बातें उनको, कहते हैं ना, वंश परंपरा से प्राप्त है। जो व्यक्ति, उसी कहते हैं कि जो साधु असाधु भुवन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारे। एक तोता और मैना है, यदि वह साधु पुरुष के घर में रहता है, यदि वह किसी वैयाकरण के घर में रहता है, किसी राजनीतिज्ञ के घर में रहता है, तो वह राजनीति की बात उच्चारित करेगा, राजनीति के शब्द बोलेंगे, संस्कृत के शब्द बोलेंगे। वही किसी अपवित्र व्यक्ति के घर में रहता है, कसाई के घर में रहता है, तो मारने काटने की बात करता है। इस संदर्भ को तुलसीदास जी कहते हैं कि संसर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि का भी पंडित जी पर भरपूर असर रहा। और वह यह जो परिवार था परम सनातनी, तो उस सनातनी परिवार में जन्म लेने के कारण पंडित जी का जो सनातन स्वरूप है वो तो हम लोगों ने देखा। यह भारत सरकार में तो थे, लेकिन ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके व्यक्तित्व, हम जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो संभवतः सन 1981 या 83 के बीच में ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के किसी बड़े कार्यक्रम में बुलाए गए थे। मुख्य भवन में ये आए थे। एक शास्त्रार्थ का कार्यक्रम था, हम लोगों ने शास्त्रार्थ का प्रदर्शन उनके सामने किया था, और बाबू पंडित जी को बहुत पास से देखा था। शास्त्रार्थ उनके सामने बैठ करके कर रहे थे। उनका क्या शरीर था, क्या तेज था, जो तेजस्विता थी उनके ललाट से निकलती थी, वो उस उम्र में भी उनके जो माने जो गौरव, उनका शुभ्र जो वर्ण था, कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह वो एकदम गौर थे। और देखने से ही लगता था व्यक्ति की उस तरह आकर्षित होने से रह नहीं सकता था। तो उनका इतना बड़ा भारी व्यक्तित्व था, जो उनके पास जाता था वशीभूत हो जाता, वशीभूत उनके गुणों के कारण। और जब वह, हम कहते हैं हमारे विश्वविद्यालय के संदर्भ में, जब वह भारतवर्ष आजाद हुआ और आजादी के बाद वो जब मंत्री बने, वो तो अनेक मंत्रालयों को संभाला, सिंचाई मंत्री बने, बिजली विभाग उनको दिया गया, शिक्षा विभाग दिया गया। जब वो शिक्षा मंत्री बने, उसी समय उनके जो राजनीतिक गुरु आचार्य नरेंद्र देव जी, और संपूर्ण आचार्य नरेंद्र देव जैसा, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसा जो उनका गुरु था, गृणात अज्ञानम अपहरति गुरु हो। कहते हैं कि संपूर्णानंद जी का जब शरीर छूटा, मैंने किसी विद्वान वक्ता से सुना है किसी कार्यक्रम उनके जयंती में, कि जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उनके घर में जब उनको देखा गया तो उनके पास मात्र 35 रुपए मिले थे। यह उदात्त चरित्र था डॉक्टर संपूर्णानंद जी। क्या ईमानदारी थी, अर्थ के प्रति जो निष्प्रियता थी, उन लोगों का था। समाज के लिए जीते थे, समाज का काम करते थे, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भोजन के तक के लिए वो लोग नहीं सोचते थे। ऐसे महामनस्वी लोग वे थे। तो ये जब शिक्षा मंत्री हुए, क्या इनका शिक्षा के प्रति योगदान था? अभी हमने सुना उन्होंने तो कि चंदौली के तो सांसद थे, चंदौली के तो उन्होंने बहुत काम किया। यद्यपि
चंदौली के सांसद थे तो चंदौली के प्रति उनका विशेष दायित्व बनता था, उस दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया। और चंदौली तो पूरे पूर्वांचल के लिए, उधर बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है उसके लिए आदर्श बना। सिंचाई का इन्होंने जाल बिछा दिया, धान का कटोरा बना दिया, उसको वहां बढ़िया अस्पताल बनाए, वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया और किसानों को एकदम सुखी बना दिया। इसलिए आज भी जाएंगे तो जो पुराने किसान हैं, जो उनके, वो पंडित जी की जरूर चर्चा करते हैं। और तब मैं विश्वविद्यालय के संदर्भ में, जब वो शिक्षा मंत्री हुए तो हमारा जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आज जो है, तब वह 1791 में वह संस्कृत कॉलेज के नाम, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और उसमें कैलाश चंद्र शिरोमणि से लेकर के यह आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल तक, करुणापति त्रिपाठी जी तक, यह बहुत बड़ी परंपरा रही थी विद्वानों की। यह जब वो शिक्षा मंत्री हुए तो उनके मन में आया उस समय भाषा का कि इसको विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन एक संस्कृत भाषा के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जाए आजादी के बाद में, इस तरह का विचार आना, बड़े नेहरू जी को भी ये बात पसंद नहीं है, बड़े बड़े नेताओं को पसंद है, तो संस्कृत के लिए विश्वविद्यालय होगा। लेकिन अपनी स्पष्टता से, अपने राजनीतिक चातुर्य से, अपने वैदुष्य के बल से उन्होंने इस बात को सबको समझाया, डॉक्टर संपूर्णानंद जी को बताया। संपूर्णानंद जी तो काशी के थे, वो भी चाहते थे, नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा तो अनेक लोग भाषा के विश्वविद्यालय बनाने के लिए मांग करेंगे, लेकिन उन्होंने उनको समझा दिया और वो समझ गए। और बाद में हमारे जो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हैं, पूज्य बापू जी हैं, उनके ही सब प्रयत्न से, उनके ही अथक प्रयत्न से यह हमारा जो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज था 1998 में, है ना, संपूर्ण वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। और जिसके प्रथम कुलपति आदित्यनाथ झा बताए गए थे, जो उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होते थे। तो आज जो विश्वविद्यालय की आप बाउंड्री देखते हैं, विश्वविद्यालय का जो सरस्वती भवन देखते हैं, और जो विश्वविद्यालय की स्थिति देखते हैं वर्तमान में, उसका संपूर्ण बहुत सारा श्रेय पूज्य बापू पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को जाता है। और संपूर्णानंद जी तो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनके राजनीतिक गुरु थे, उनके बिना सहयोग कैसे हो सकता था। तो इन दो महापुरुषों ने इस विश्वविद्यालय को बनाया। आज जितना इस विश्वविद्यालय को बनाने का योगदान है कमलापति त्रिपाठी जी को, पूज्य बापू को, उतना ही उन्होंने काशी विद्यापीठ के लिए किया है। तो जैसे मालवीय जी ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, पूज्य बापू कमलापति त्रिपाठी जी ने उन्होंने काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, दो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को उन्होंने बनारस में अपने विद्या प्रेम के कारण, अपने राजनीतिक चातुर्य के कारण, अपने सामर्थ्य के कारण दो विश्वविद्यालय को बनाया। और जो सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक चेतना थी, जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी, राष्ट्र को एक रखने की उनकी जो विचारधारा थी, उसके कारण भी जब वो रेल मंत्री रहे तो अनेक तरह की परियोजनाएं चलाई। उन्होंने गंगा कावेरी एक एक्सप्रेस चलाया, बनारस से लेकर के जो चेन्नई को जोड़ती है, बीच में राजमहेंद्र में कावेरी नदी पड़ती है, तो जो गंगा और कावेरी से होकर के जो चेन्नई पहुंचती है गाड़ी, उसका नाम गंगा कावेरी रखा। कुछ और भी नाम रख सकता था, कुछ और भी कल्पना हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इतनी दूरदर्शिता थी कि उसका नाम गंगा कावेरी रखा। और एक हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से चलती थी, जम्मू से चलती है जो रामेश्वरम तक एक ट्रेन जाती है, उस ट्रेन का नाम उन्होंने हिमसागर रखा। तो ये बापू की दूरदर्शिता थी, कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी। तो उन्होंने रेल मंत्री के रूप में भी रखा कि देश को सर्वोपरि रखा। अभी वाराणसी स्टेशन की चर्चा हुई, उसका भी लोगों ने विरोध किया, उस समय के राजनीतिक लोगों ने कि इस पे ये तो विश्वनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, ये वाराणसी का स्टेशन है, ये तो विश्वनाथ मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि विश्वनाथ मंदिर न बनाओ, विश्वनाथ की नगरी है तो क्या इसको मैं कुछ और दूसरा रूप दूं, किसी और का रूप दूं? ये तो विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ का धाम है, काशी का धाम है। काशते प्रकाशते ब्रह्म ज्ञानम नित्यम यत्र सा काशी, जहां नित्य ब्रह्म ज्ञान, परा अपरा विद्याओं का नित्य प्रतिदिन 7 into 24 आवर्स जहां पर परापरा विद्या की चर्चा होती है, उसी का नाम काशी है। उस काशी में यदि विश्वनाथ का प्रतीक न बनाया जाए तो और कोई और बनाया जाए। उन्होंने बहुत ठोस उत्तर दिया था। तो ऐसे थे। और हम लोग जो काशी के वासी हैं या देश के वासी हैं, हम ऋणी हैं।
कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो 3 ऋणों से ऋण होते हैं। पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है और अपना गुरु का आचार्य का ऋण होता है। तो जो आचार्य जो हमारे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हैं, उनके हम लोग ऋणी हैं। तो कुछ लोगों से कहते हैं ना कि तमाम छोटे बड़े हम किसी से कर्ज लिए, पैसे लिए, उसको दे दिए, वो ऋण हो गए, दे देना चाहिए। ये कुछ ऐसे ऋण होते हैं जिनसे हम कभी ऋण ही नहीं हो सकते। अपने माता पिता के लिए हम कुछ भी करें, वो हम ऋण से ऋण नहीं हो सकते, और हमको ऋण होना भी नहीं चाहिए। यदि हम ऋण हो जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, तो अब हम अपने को कृतकार्य मान लेते हैं कि अब मेरा दाय खत्म हो गया, मेरा दायित्व खत्म हो गया। तो माता से, पिता से, आचार्य से, उसी तरह से हम जो हमारे पूज्य कमलापति त्रिपाठी जी हैं, उनसे भी काशी ऋण नहीं हो सकता है। हम उनका ऋण मानते रहेंगे। यदि हम ऋण मानेंगे तो हम उनके लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे तो समाज के आज तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, बापू ने कितना समाज को दिया है, कितना विद्या वैभव के लिए किया है, कितना देश के लिए किया है, कितना ग्रंथों के लिए है। उनके ग्रंथ भी अभी अनुपलब्ध हो रहे हैं, पूरे के पूरे ग्रंथ अभी बाजार में प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो ये जो फाउंडेशन है, कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के माध्यम से उन पुस्तकों के प्रकाशन का भी काम होना चाहिए, जिससे जन सामान्य के हाथ में, विश्वविद्यालय के छात्रों के हाथ में वो आए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व और विचारों से वो अवगत हों और इसको वो आगे बढ़ाएं। और बापू, जब मैं उनका एक और बात याद करता हूं, जब उनका बहुत बड़ा अभिनंदन हुआ विश्वविद्यालय में, जब वो आए थे 1981 और 83 के बीच में, तो उस समय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे कमलापति त्रिपाठी जी। उस समय प्रोफेसर कैलाशपति त्रिपाठी जी थे, जो उस सभा का संयोजन कर रहे थे। उन्होंने उनके बारे में बहुत विस्तार से उनका परिचय दिया, क्या क्या उनके बारे में कहा। उस स्वागत के उत्तर में जो बापू ने अपना व्याख्यान दिया, वह गजब का था। उन्होंने उत्तर रामचरितम से, श्रीमद् भागवत से, गीता से अनेक ऐसे श्लोकों को, संदर्भों को कोट किया, जो लगता था कि कितना उन्होंने गहन संस्कृत का भी अध्ययन किया है। तो जैसे वो अंग्रेजी के विद्वान थे, जैसे वो हिंदी के विद्वान थे, वैसे ही संस्कृत को उन्होंने आत्मसात किया था। इसीलिए वो, और संस्कृत के उन्होंने महत्ता को समझा था, इसीलिए संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उन्होंने काशी के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। उनके परिवार में उनके जो अनुज थे करुणापति त्रिपाठी जी, उन्होंने काशी खंड का बहुत बड़ा संपादन किया है। उनके जो पिताश्री जी ने उसका टीका लिखा था। तो यह जो पूरी वंश परंपरा है उनकी, वह उनके लिए काम कर रही है और बहुत काम की है संस्कृत के लिए। संस्कृत के प्रति उनका जो योगदान है, उनके जो कहते हैं कि शिव महिम्न स्तोत्र है एक ग्रंथ, उस पर एक नारायणी टीका लिखी उनके पिताजी। तो जो नारायणी टीका लिखी नारायणपति त्रिपाठी जी ने, वो बेजोड़ की टीका है। वह शिव महिम्न स्तोत्र पुष्पदत्ताचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है। बड़े शिखरणी छंद के श्लोक हैं और शिव की स्तुति है। मधुसूदन सरस्वती ने उन श्लोकों की व्याख्या की है, बड़ी स्पष्ट व्याख्या लिखी है, और एक ही श्लोक के 2 अर्थ निकाले हैं, कहें कि इसमें शिव की भी स्तुति है और विष्णु की भी स्तुति है। उस ग्रंथ का उन्होंने स्वतंत्र रूप से टीका लिखा, हिंदी में अनुवाद भी हुआ है और हिंदी पद्यानुवाद हुआ है, वो प्रकाशित हुई है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो उस परिवार की ही, वह परिवार हमारे काशी के लिए एक धरोहर है, बहुत बड़ा योगदान है। हम इस बात पर विचार नहीं करते कि कांग्रेस और भाजपा तो अलग की बात है, लेकिन जो बापू हैं वो पूरे देश के हैं। वो भाजपा के लिए उतने ही ग्राह्य हैं जितने कांग्रेस के लिए। वो पार्टी की बात यहाँ नहीं आती, विचारधारा की बात आती है, विचारों की बात आती है, कार्य की बात आती है। इसीलिए आज भी काशी में बापू के परिवार के प्रति, बापू के प्रति लोगों का बहुत बड़ा आदर है। तो और पंडित जी का बड़ा ही पवित्र जीवन रहा, बहुत उज्जवल जीवन रहा।
उनका राजनीति में एक अपना स्वच्छ स्थान था और कभी भी परिस्थिति विशेष में इंदिरा गांधी जी राजनीति में बाहर आपको भले बापू कमलापति त्रिपाठी जी कहती हो, लेकिन अपने परिवार में, अपने घर में उनको चाचा जी कहा करती थी। तो ये समझ लिए कि कितना इनके प्रति सम्मान था। इस सम्मान का कारण इनका काशी का होना नहीं था, काशी को ये जीते थे, काशी इनमें आत्मसात थी। और बताइए आज के जीवन में ये जितने बड़े राजनीतिक उतने बड़े आध्यात्मिक भी थे। आज कोई राजनीतिक बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो आध्यात्मिक होंगे। यदि आध्यात्मिक होंगे तो बाह्य आध्यात्मिक होंगे, ये भीतर से आध्यात्मिक। सप्तशती के 1300 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करना किसी भी परिस्थिति में, और एक इतने बड़े पद पर रहते हुए, इतने बड़ा व्यक्तित्व होते हुए कभी विदेश की यात्रा न करना। हम लोग विदेश यात्रा के लिए परेशान रहते हैं और आप कभी विदेश की यात्रा नहीं की। सोचिए यह कितने बड़े इस संस्कृति को जी रहे थे। मैंने कहते हैं आदमी को शास्त्र ज्ञान हो जाता है, आदमी तो सब जानता है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने पर कितने लोग अडिग रहते हैं, कितने लोग झूठ बोलने से अपने आप को रोकते हैं। वैसे तमाम लोग जानते हैं कि विदेश यात्रा हमारे शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार किसी कारण से शास्त्रों में उसको निषिद्ध किया गया। इसको हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद ने यात्रा की, आपसे पूर्व की यात्रा कर बहुत बड़े बड़े लोगों ने यात्रा की, लेकिन आपके अंदर जो यह एक निष्ठा थी, जो शास्त्र के प्रति जो भाव थे, उस भाव के कारण परिस्थिति कहते हैं विकार हेतु सति विक्रियन्ते ये सामने चेतांसित एव धीराः। कहते हैं कि हम विदेश यात्रा नहीं करें, हमको विदेश जाने के लिए तो कोई पूछता ही नहीं, तो हम विदेश नहीं गए तो क्या हुआ। लेकिन जिनको विदेश जाने का अवसर है, सारे संसाधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, परिस्थितियां हैं, वह अपने लाभ के लिए भी यदि विदेश देंगे तो वह त्याग को हम त्याग करते हैं। तो इन्होंने उस दृष्टि से भी कितना बड़ा त्याग किया। तो इनका जो त्यागमय जीवन है, हाँ, इनका जो त्यागमय जीवन है, हम सबके राजनीतिक वाले लोगों, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए भी, और जो राजनीति से भिन्न के जो व्यक्ति हैं उनके लिए, सबके लिए आदरणीय है और ग्राह्य है। हम इनके चरित्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारा जो विश्वविद्यालय है जिससे हम संबद्ध हैं, वह तो इनका ऋणी है। और प्रतिवर्ष हम लोग ऋषि पंचमी के दिन इनका जन्मोत्सव मनाते हैं और उनको, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, आदरांजलि अर्पित करते हैं, अपनी कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। यद्यपि हम उतने करने से कृतज्ञ, लेकिन हम उनको स्मरण करके, उनके पुण्य स्मरण से अपने को पवित्र करते हैं, अपने को अधमरण बनाते हैं, अपने को समर्थ भी बनाते हैं। इसी ब्याज से, उनके स्मरण से, इन्हीं हम समझते हैं कि अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी आदरांजलि और श्रद्धांजलि और प्रणामांजलि पूज्य बाबू के प्रति अभिव्यक्त करता हूं और अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और यह जो आयोजक मंडल है जिसके उसके प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित धन्यवाद पांडे जी। पांडे जी न्यायशास्त्र के प्रथम विद्वान है और न्याय वो शास्त्र होता है जो वो मार्ग बताता है जिससे सिद्धांतों का प्रतिपादन है। और आपने देखा कि विभिन्न मार्गों से, विभिन्न आयामों को स्पर्श करते हुए पंडित कमलापति के व्यक्तित्व को स्थापित करने की, उनके व्यक्तित्व को स्थापित करने का एक सागर में सागर भरते हुए प्रयास आदरणीय प्रोफेसर रामपूजन पांडे जी ने किया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही अन्य सभी वक्ताओं के प्रति प्रोफेसर रामप्रकाश द्विवेदी जी और प्रोफेसर रामपूजन पांडे जी, तीनों वक्ताओं के प्रति पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से, उनके चेयरमैन राजेश त्रिपाठी की तरफ से आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम को हम लोग विराम देते हैं और कल फिर 7 बजे हम लोग पुनः इसी वेब समागम में पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के द्वारा संचालित व्याख्यान माला